चलिए, आज में हम लोग अभी तक जो हम लोगों ने काम किया था, वो बेसिकली नॉर्मल प्रोविजन लेके, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, डेट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, एवरीथिंग। आज का जो विषय है वो हम लोगों को छोटा डीलर के लिए काम करेंगे, दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी। मतलब जो स्मॉल डीलर उसको हैंडल कर सकता है। कौन ये स्मॉल डीलर है? बिकॉज 20 लाख तक तो कोई उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, टर्नओवर 20 लाख के ऊपर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हम रजिस्टर लेते ही अगर हर मंथली उसको जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वो तो बेचारा फंस जाएगा। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन देके रखा है, दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी। 150 लाख तक आप ये लिमिट अवेल कर सकते हैं, और कुछ कुछ गुड्स एंड सर्विस के लिए ये लिमिट अप्लाई हो सकता है। तो देखते हैं, उससे पहले हम लोग कुछ कुछ एरिया में बात करेंगे। जिसका पहला एरिया है एग्जेम्प्टेड सप्लाई। इसको एग्जेम्प्टेड सप्लाई बोलेंगे। मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैविंग 0% रेट ऑफ ड्यूटी, एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 11। मैंने बोला था सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी सेक्शन 11 का मैं कुछ पार्ट कराऊंगा, और लोग करा कर भी रखा। इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। includes non-taxable supply. So that is the question of exempted supply. तो फिर से बोल रहा हूँ, exempted supply क्या है? नील रेट ऑफ ड्यूटी। आई रिपीट, नॉट जीरो रेटेड। 0% का मतलब ये नहीं है वो जीरो रेटेड है। नील रेट ऑफ ड्यूटी। एक काम करो, 0% कंफ्यूज कर सकते हो तो हो सकता है। नील रेट ऑफ ड्यूटी exempted from tax under section 11 includes नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ओके, तो जो जो गुड्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, नील रेट ऑफ ड्यूटी है। और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स सेक्शन 11 एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, उसके भीतर क्या आता है? शेड्यूल 3 मैंने करा था। सप्लाई के भीतर कौन कौन सा सप्लाई को सप्लाई नहीं माना जाता है? बुरियल ग्राउंड का सप्लाई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का सप्लाई, कोर्ट जो ट्राइब एमएलए एमपी जो सर्विस देता है, इसको नॉन सप्लाई मान के नहीं चलते हैं। तो शेड्यूल 3 आइटम्स, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। पेट्रोल डीजल जो अभी तक जीएसटी में नहीं है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर में जीएसटी में आ जाएगा। लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब शराब का जो कारखाना है और जो शराब का जो आइटम है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, उसके ऊपर एक्साइज एंड वेस्ट बंगाल वैट स्टेट वैट लगता है। एग्री और नॉट? That is a concept of exempted supply and non-taxable supply. It is not necessary. तो आपको exempted supply के भीतर क्या पढ़ना पड़ेगा? नील रेट ऑफ ड्यूटी, exempted items, exempted and non-taxable के भीतर आइटम शेड्यूल 3 अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोल और डीजल। क्या exempted duty means non-taxable supply and non-taxable supply means exempted supply? सर, exempted supply includes non-taxable supply, लेकिन हर non-taxable supply exempted goods नहीं है। जैसे कॉलेज जो पढ़ाता है वो exempted सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो दैट इज exempted सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नाउ ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका चर्चा हम लोगों को लगेगा, दैट्स वाई ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है।
concept of composition levy. Composition levy मतलब composition charge कैसे होता है? Composition levy is a special scheme for किसके लिए? किसके लिए बेटा? स्मॉल ट्रेडर्स। स्मॉल ट्रेडर्स के लिए स्पेशल स्कीम है। कौन कौन एलिजिबल है? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेस देन 150 lakhs eligible for composition scheme, that is traders or manufacturers or having aggregate turnover of preceding financial year less than 150 lakhs eligible for composition levy. In case of अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जिसका 75 लाख से कम टर्नओवर है वो कॉम्पोजिशन लेवी के अंडर में आ सकता है। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मोर देन 150 लाख इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। ध्यान से देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर कौन सा पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है वो कॉम्पोजिशन लेवी में जाएगा और नहीं जाएगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? उसका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर, करंट ईयर का नहीं। प्रीसीडिंग में अगर हुआ तो कॉम्पोजिशन लेवी में हो जाएगा। सर अगर न्यू हुआ है तो उसको एस्टिमेट के बेसिस में उसको समझ में आएगा वो क्या रजिस्ट्रेशन कराएगा और नहीं कराएगा। बिकॉज आपने रजिस्ट्रेशन कराया, जैसे ही 150 लाख करंट ईयर में क्रॉस कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली 100 आपका कॉम्पोजिशन लेवी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो जो न्यू डीलर है न्यू आपका ट्रेडर है वो ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट कर सकता है, और जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स डीलर है वो लोग ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ईयर ट्रांजैक्शन वो डिसाइड करेगा करंट ईयर में वो कॉम्पोजिशन लेवी लेगा और नहीं लेगा। तो एग्रीगेट एलिजिबिलिटी इज क्लियर और नॉट? एलिजिबिलिटी इज क्लियर और नॉट? यस सर। ओके सर कंपोजिशन लेवी होता क्या है सर? दिखा रहा हूं मतलब जैसे तुम लोग इनपुट टैक्स का कैलकुलेट किए, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिए, ये सब यहां पर नहीं ले सकते। सो इसका फायदा क्या है सर? यहाँ पर टैक्स रेट बहुत कम परसेंटेज है। थोड़ा वेट कीजिए, देख सकेंगे। थोड़ा वेट कीजिए। और सबसे बड़ा है यहाँ पर कंप्लायंस क्वार्टरली है, नॉर्मली कंप्लायंस मंथली है। मंथली आपको आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एंड सबमिट करना पड़ के टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कंपोजिशन लेवी में आपको सुविधा दिया है, इट विल बी नॉट मंथली बेसिस, इट इज क्वार्टरली बेसिस। ओके, दैट आर द एडवांटेज। मतलब कंप्लायंस कम है, झमेला कम है, दैट इज कंपोजिशन लेवी। नाउ सर एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है? एग्रीगेट टर्नओवर वैल्यू, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई जो है सब इसमें आ जाएगा। इसके भीतर क्या है? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, मतलब जो जो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई है ऑन विच नो जीएसटी पेबल वो आएगा। इंटरस्टेट सप्लाई आएगा। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आएगा। ऑब्वियसली ये प्राइस के भीतर अगर जीएसटी इंक्लूड है, जीएसटी को आउट करके, तो क्या क्या आएगा? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जो टैक्सेबल सप्लाई है वो आएगा। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल एग्जेम्प्टेड सप्लाईज वो आएगा। इंटरस्टेट सप्लाईज मतलब दूसरा स्टेट में अगर सेल करते हो वो भी आएगा। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो वो भी आएगा। तो जीरो रेटेड सप्लाई आएगा, इंटरस्टेट सप्लाई आएगा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई आएगा एंड एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई आएगा। सब मिला के उससे लेस कर देंगे। इसके भीतर जहां जहां जीएसटी इंक्लूडेड है तो जीएसटी को माइनस करने के बाद जो फिगर आता आएगा दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ये इंटर अमाउंट आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का देखना पड़ेगा। इंटर कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन पैन इंडिया बेसिस। इसका मतलब क्या है? उसमें
इंटर ट्रांजैक्शन इज बेस्ड ऑन पैन इंडिया बेसिस। पैन इंडिया मतलब एक बंदे का पैन क्या एक इंडिया में एक होता है ना मल्टीपल होता है? सर एक होता एक है। होता है सर। एक होता है सर। सारा इंडिया में जहां पर बिजनेस करेगा उसके एक ही पैन के बेसिस में ट्रांजैक्शन होगा। यस तो सर। जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी एक पैन इंडिया के बेसिस होता है। हो सकता है उसका रजिस्ट्रेशन उड़ीसा में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, केरला में हो, तमिलनाडु में हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, जहां चाहे हो। हम लोग जब 150 लाख कैलकुलेट करेंगे सब टर्नओवर को एक साथ करेंगे। ये नॉट नेसेसरी सर मैं देखूंगा कलकत्ता का कंपोजिशन लेवी में फॉलो करूंगा, मतलब कलकत्ता के लिए कंपोजिशन लेवी फॉलो करूंगा, महाराष्ट्र के लिए नहीं। नो, एक जगह कंपोजिशन लेवी होगा तो सब जगह होगा, एक जगह वायलेट होगा तो सब जगह वायलेट होगा। तो इसलिए कंपोजिशन लेवी देखने के लिए उसका पैन इंडिया बेसिन एज ए होल इंडिया में उसका टर्नओवर देखना पड़ेगा। यस और नो? ओके यस सर। यस सर। इंटर कैलकुलेशन इज पैन इंडिया बेसिस। Calculation is done on pan India basis. First illustration. From the following information in the books of ABC traders of goods registered in West Bengal and Bihar, calculate the aggregate turnover and identify whether eligible for composition levy or not. पहले इतना तो डिसाइड करो वो एलिजिबल होगा और नॉट। लास्ट ईयर 2021 ना 1920 होगा, 1920। चलो, टैक्सेबल सप्लाई इन वेस्ट बंगाल एंड बिहार 84 लाख इंक्लूडिंग जीएसटी 4 लाख, एग्जेम्प्टेड सप्लाई 45 लाख, एक्सपोर्ट सेल 15 lakhs, गुड्स परचेज ऑन विच टैक्स पेड अंडर आरसीएम बेसिस। वो क्या मेरा सप्लाई है? नो, वो दूसरे का सप्लाई है, मेरे लिए रेसिपिएंट है। चलो, तो क्या क्या आएगा? 84 लाख। 84 लाख से जीएसटी माइनस हो जाएगा बेटा। यस और नो? यस सर। यस सर। एग्जेम्प्टेड सप्लाई पूरा ही आएगा 45 lakhs, एक्सपोर्ट सेल 15 lakhs पूरा ही आएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 140 lakhs। क्या 140 lakhs उसका 150 lakhs से ज्यादा है ना कम है? कम है सर। कम है। कम है तो क्या करेंगे? एलिजिबल हो जाएगा। एलिजिबल हो जाएगा। नाउ क्या होगा? एलिजिबल हुआ तो उसका कंपोजिशन लेवी में टैक्स रेट क्या स्पेशलिटी मिलेगा? अगर वो बंदा मैन्युफैक्चरर है तो 0.5% जीएसटी एंड 0.5% एचजीएसटी ऑन द टर्नओवर इन स्टेट। क्या बोला? देखो रेट पूरा चेंज होके मैन्युफैक्चर होगा तो 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी। आप लोग बोलेंगे सर आईजीएसटी नहीं होगा? मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर बाद। अगर आप कंपोजिशन लेवी में अट्रैक्ट करते हो, खुद को कवर कराते हो, ये आपके लिए ऑप्शन है। इसका मतलब ये नहीं मुझको कंपोजिशन लेवी में करना ही पड़ेगा। नो, ये आपका ऑप्शन है। अगर ये आपका ऑप्शन है तो आप उसको अवेल कर भी सकते हैं, उसको अवेल नहीं भी कर सकते। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। डन। रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस के लिए जो लोग रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस देता है 2.5% ऑफ सीजीएसटी एंड 2.5% ऑफ एसजीएसटी ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। ट्रेडर और अदर सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग रेस्टोरेंट छोड़ के ट्रेडर और अदर सप्लायर होता है तो 0.5% जीएसटी, 0.5% एसजीएसटी ऑन टर्नओवर ऑफ स्टेट। मतलब मैन्युफैक्चर होगा तो 1%,
रेस्टोरेंट एंड सप्लायर होगा तो 5%, 50-50। ट्रेडर्स ऑन अदर सप्लायर अगर हो तो 1%। क्लियर? सर हम्म। अलग अलग आइटम का तो सर अलग अलग रेट होता है, तो सबके लिए यही रेट हो जाएगा यस कोई भी यस आइटम हो? यस, एकदम। इसलिए तो कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब एकदम गोल बना के छोड़ दो, कंपाइल करके एक रेट हटाओ, कॉम्पोजिशन लेवी। ये इसलिए रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ लोगों के लिए अवेलेबल है, सबके लिए नहीं। जो एलिजिबल है उसके लिए। डन? यस सर। चलो, फॉर रिवर्स चार्ज मतलब वो अगर सप्लाई खुद करता है उसके ऊपर ही कंपोजिशन लेवी होगा। लेकिन वो अगर दूसरे से सप्लाई लेता है जिसके लिए उसके ऊपर रिवर्स चार्ज पड़ेगा, मतलब वो टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा। दैट इज एक्ट एज रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, recipients of goods and services उसके act as a recipient of goods and services covered under आरसीएम जैसे लगा है, आरसीएम लगेगा, वो उसको कॉम्पोजिशन लेवी में नहीं आएगा। इफ द सप्लायर हैज टेकन इनवर्ड सप्लाई ऑन आरसीएम, एग्जांपल गुड्स परचेज ऑन व्हिच सप्लायर हैज टू टेक अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस shall pay tax under the normal provision, not under the composition levy. A composition levy only applicable as if he is a supplier, not applicable if he is not a supplier, he is a recipient. वो अगर सब कॉम्पोजिशन लेवी में ऑप्ट करता भी है तो ये कॉम्पोजिशन लेवी का स्कीम उसका फॉरवर्ड चार्ज के लिए लगेगा। रिवर्स चार्ज जिसके ऊपर एज ए रेसिपिएंट उसको सप्लाई, उसको टैक्स देना पड़ता है, उसके ऊपर कंपोजिशन रेट अप्लाई नहीं होगा और नॉर्मल जैसे प्रोविजन है वैसे ही अप्लाई होगा। एग्री? यस सर। तो मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सप्लायर, ट्रेडर एंड अदर सप्लायर के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, नॉट बियॉन्ड दैट। सर हाँ, सर जैसे मैन्युफैक्चरर का मटेरियल पे सर तो इनपुट टैक्स ज्यादा होगा, तो फिर वो तो कम ले रहा है सर। मैंने तो आपको नहीं बोला है लेने के लिए बेटा, मैंने आपको ऑप्शन दिया है। जैसे मैं आप लोगों को किसी के कुछ चीज के लिए ऑप्शन दिया है, वो ऑप्शन है। आप चाहे तो ले सकते हैं और आप अगर पंडित है तो नहीं लेंगे। मैं क्या जोर करके लाऊंगा आपको? नो सर, पर इसमें तो सर ज्यादा मतलब मैन्युफैक्चरर लोग का ही ज्यादा खर्चा हो जाएगा सर। वो तो उसका पोजीशन देख के बोलेगा। वो अगर देखेगा भाई मुझे एक अकाउंटेंट रखने के लिए उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, जो जीएसटी रिटर्न फाइल फाइल सब कुछ जानेगा, उससे बेटर ये देखो ट्रेड ऑफ करेगा। तो ये तो ऑप्शन है, ये सिचुएशन देख के वो डिसाइड करेगा वो जाएगा और नहीं जाएगा। मतलब सर इसमें इनपुट टैक्स सेम रहेगा, सिर्फ आउटपुट में ये मिलेगा ना? इनपुट का कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा, मैं आ रहा हूं। बाप रे, वो आउटपुट टैक्स इतना रिड्यूस फॉर्म में देगा और उससे भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेगा तो उसको तो जीएसटी देना ही नहीं पड़ेगा, रादर वो रिफंड कर लेगा गवर्नमेंट से। खेला हो रहा है क्या? नो। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिटर्न, द सप्लायर हु हैज ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम शैल फाइल, क्या बोले थे, कौन सा रिटर्न फाइल करेगा? क्वार्टरली। Quarterly return at tax paid within 18th of the next month from the end of the quarter in GSTR 4. तो GSTR 1 आउटपुट, GSTR 2 इनपुट, GSTR 3 फाइनल एंड GSTR 4 किसके लिए? मंथली रिटर्न जो देता है उसके लिए GSTR 3, और GSTR आर 4 जो क्वार्टरली रिटर्न देता है। यस और नो? यस सर। तो नॉर्मल के लिए मंथली रिटर्न, कॉम्पोजिशन के लिए क्वार्टरली रिटर्न। क्लियर? यस सर। चलो, कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन क्या होगा?
Input tax credit is not available on the tax paid by him during the purchase of input capital goods and input services. मतलब आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. सप्लायर कैन नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस, मतलब आप टैक्स इनवॉइस भी नहीं इश्यू कर सकते जिसके बेसिस से जो सप्लायर आपसे माल खरीदा है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सके. इसलिए जो सप्लायर आपको माल खरीद रहा है उसको कम टैक्स में आप वो माल खरीद सकता है, 1% में खरीद सकता है, नहीं तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. इश्यू ऑफ बिल ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस. आप क्या करेंगे, आप बिल ऑफ सप्लाई को इश्यू करेंगे रादर देन टैक्स इनवॉइस. आपको तो कुछ इश्यू करना ही पड़ेगा, नहीं तो माल को ट्रांसपोर्ट के हाथ में कैसे देंगे. लेकिन वो टैक्स इनवॉइस नहीं होगा, बिल ऑफ सप्लाई होगा. तो बिल ऑफ सप्लाई कौन इश्यू करता है, नॉर्मल ट्रेडर ना कॉम्पोजिशन ट्रेडर. कॉम्पोजिशन में जो है सप्लायर इज नॉट एंगेज इन द इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल बट सेलिंग इन बिहार एंड यूपी इज नॉट अलाउड. मतलब जो लोग इंटरस्टेट सेल करते हैं वो लोगों का जितना ही कम हो वो लोग नहीं कर सकते हैं. बट इंटरस्टेट परचेज अलाउ है. आप बाहर स्टेट से परचेस कर सकते हैं लेकिन बाहर स्टेट में बेच नहीं सकते अगर आप कॉम्पोजिशन लेवी लेते हैं तो. ठीक है, डन. नेक्स्ट, कैन नॉट मैन्युफैक्चर द फॉलोइंग गुड्स. क्या है देखो, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिटेटेड ड्रिंक्स. ये इसके ऊपर आप एरिटेटेड ड्रिंक्स मतलब जानते हो, पेप्सी, कोका कोला, वो जो सोडा वाटर होता है. हाँ, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिटेटेड ड्रिंक्स, ये क्या होगा, ये सब आपका ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. मतलब जीएसटी नहीं लगेगा. अगर इसका आप मैन्युफैक्चरर है तो आप ये नोटिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. मान लीजिए जो पान मसाला मैन्युफैक्चर करता है, याद रखिए जो पान मसाला मैन्युफैक्चर करता है उसका सेल बहुत कम है, क्या वो कॉम्पोजिशन लेवी में आ सकता है और नहीं. 20 लाख से ऊपर है लेकिन 150 लाख से कम है, नहीं आ सकता, एकदम नहीं आ सकता सर, बिकॉज उसके लिए रेस्ट्रिक्शन है. क्लियर और नॉट, ध्यान से देखिए. ध्यान से देखिए, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे. बोलिए, कहीं पर प्रॉब्लम है तो बोलिए सर, यहां पर प्रॉब्लम है. सर वो अभी जो लास्ट समझाया सर उसमें बोलिए. सर बी और सी सर. सिंस बंदा आपको अलाउ नहीं कर सकता आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे तो बंदा इन टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकता. वाई, टैक्स इनवॉइस इशू करने का मतलब है जो सप्लाई परचेजर उससे माल खरीदेगा वो टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, लेकिन वो तो बहुत कम टैक्स रेट में टैक्स देता है. इसलिए गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं किया कि आप टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकते, लेकिन हाँ बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे. मतलब टैक्स इनवॉइस का जगह वो नाम हो जाएगा बिल ऑफ सप्लाई.
एग्री? और सर बी में क्या है सर? बी में तो ही बोला है, कैन नॉट इश्यू टैक्स इनवॉइस एंड कुड नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर। वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, उसको अपने से टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज वो बेनिफिट नहीं ले रहा है। सर 0.5% जो देगा वो अपना पास से देगा। अपना पास से जो 0.5% देगा, यस सर। हाँ, अपने पास से नहीं देगा, वो कस्टमर से थोड़ी ना ना, अपने पास से देगा, सॉरी सॉरी, अपने पास से देगा, कस्टमर से कलेक्ट नहीं करेगा। चलिए, from the following information compute the aggregate turnover and eligibility of composition levy and tax payable of the small manufacturing in West Bengal. Taxable supply of last year 170 lakhs including GST 30 lakhs. Supply at nil rate 5 lakh. Current year supply up to 36/20/20 40 lakh. Solution क्या करोगे इसका? बोलो सर, पहले देखो whether he is eligible for composition levy or not. फर्स्ट टर्म क्या करना पड़ेगा? सर टैक्सेबल सप्लाई 1,70,000 माइनस GST। 1,70,000 minus 30, that is 140. यस सर। एग्जेम्प्टेड सप्लाई वो भी ऐड हो जाएगा 5 लाख। तो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर कितना बेटा? 145 लाख। 21। 145 lakh. 145 lakh whether eligible for or not eligible. यस सर एलिजिबल है। एलिजिबल सर। तो देखो, eligible for composition levy under section 10 of CGST Act as the aggregate turnover of the last year not exceeding 150 lakh. So the dealer may shall नहीं लिखा है, opt for composition levy. तो फर्स्ट क्वार्टर का पेमेंट करेगा। टर्नओवर इन स्टेट मतलब उस स्टेट में कितना टर्नओवर हुआ है। टैक्सेबल सप्लाई 40 lakhs, GST पेबल 0.5% on 40 lakhs, that is 2 lakh, and 0.5% on 40 lakh 2 lakh. सर 1% बिकॉज ये ट्रेडर है। टोटल GST 4 lakh। ओके, तो टोटल GST अंडर कंपोजिशन 4 lakhs। 4 रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल ऑन द टैक्स पेड बाय हिम ड्यूरिंग द परचेज ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स एंड इनपुट्स ऑफ सर्विसेज, जो मैंने बोला है। सप्लायर कैन नॉट इश्यू टैक्सेबल tax invoice and could not collect the tax from the customer. However, he can issue the bill of supply. Supplier is not engaged in the interstate supply, cannot manufacture the notified goods. Step 5. When the return to be submitted, return submitted 18th of the next month from the end of the quarter in GSTR 4. Here he is to paid within 18/7/2020 21। और उसका डेट क्या था? 21। डन। देखो, एग्री और नॉट?
यस सर। मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, आप लोग बोलिए इसका क्या करेंगे। देखते हैं मिलता है और नहीं। Illustration. X, a composite scheme manufacturer furnished you following information. Input purchased from in West Bengal. Input purchase from Bihar. $40 lakhs. Input service hired within West Bengal. $10 lakh plus GST 18%. Capital goods purchase interest rate within West Bengal. $10 lakhs plus GST 12%. Plus IGST output sold output sold within West Bengal. $70 lakh plus GST 28%. Find GST payable. बोलो क्या होगा। कॉम्पोजिशन स्कीम बोल दिया है। सर हायर रेट में कैसे सोल्ड कर दिया सर? हायर रेट पे सोल्ड नहीं, इसके ऊपर वो अगर नॉट कॉम्पोजिशन में जाएगा तो 28% उसको टैक्स देना पड़ेगा। सॉल्यूशन
Here it is given that the dealer opted the composition levy scheme under section 10 of CGST Act. Hence, he cannot claim input tax credit, input tax credit and cannot charge taxes to the customer. Hence, the amount 70 lakhs is exclusive of GST. Net GST payable turnover CGST SGST is a manufacturer, yes or no? So output tax liability, how much? 70 lakhs. CGST कितना? 0.5%. 0.5%, तो 70 lakhs into 0.5%, that is equal to how much? 35,000. यहाँ पर Same. done. Yes, sir. Let's input tax credit ब्रैकेट में क्या लिखोगे? नॉट एलिजिबल as covered under composition এটা লাভ হবে না কিন্তু পারবি না হ্যাঁ করতে পারবি পারবি না যেটা তাহলে আর কিছু করার নেই আমার ওয়েট কর আমার ক্লাস শেষ হয়ে যাবে হয়ে যাবে কাজ হয়ে যাবে এসব আমি জানি না এটা চাইলে 11টা 15টাই দিই কিন্তু লাভ হবে না এটাই তোমার লাভ হবে চলো क्या होगा
যেটা খোলা আছে ওটা সেট করে দিবি, কন্ট্রোল এস মারবি, এস, ঠিক আছে, নাহলে ওটা ডিলিট করবি না খালি। তো जीएसटी पेबल थ्रू कैश लेजर तो नहीं होगा, क्रेडिट लेजर तो नहीं होगा, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यस और नो? यस सर। डन? एग्री? यस सर। चलिए, तो व्हाट इज योर आंसर? इफ द input purchased under RCM basis rupees 5 lakh, GST 12%, क्या होगा? सर इस पर नॉर्मल रेट से देना होगा। नॉर्मल जीएसटी लगेगा, मतलब इन दैट सेंस में टैक्स लायबिलिटी अंडर आरसीएम, मतलब उसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। टैक्स पेबल कितना होगा बेटा? 5 lakh into 12%, how much? 60,000, yes or no? यस सर। To be paid through electronic credit ledger, यही कैश लेजर। ओके, इसके लिए जो जो क्रेडिट अवेलेबल हो वो नहीं ले सकता है। डन? यस सर। मैं एक नोट देता हूं आप लोगों को दिमाग में रहने के लिए। GSTR1 statement of outward सप्लाई, आप जो बाहर सप्लाई किया है उसका स्टेटमेंट। GSTR2 statement of inward supply, GSTR3 return monthly return
for those not covered under composition scheme. GSTR 4 quarterly return for those covered under composition scheme. Okay. यस सर। चलिए, ये काम में आएगा। सर हाँ, अभी इलस्ट्रेशन में सर 70 लाख प्लस 28% का मतलब क्या था सर वो? अच्छा, अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जाता तो उस टाइप का गुड्स के ऊपर 28% का जीएसटी लगता है। वो ओ ठीक सर। कॉम्पोजिशन में गया है, दैट्स व्हाई 28 नहीं लगा। सर इसमें जाने से कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहा है सर? सर वो तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करके ही आप देख सकते हैं, अदरवाइज नो। मैंने वो नहीं दिखाया, उतना नहीं लगेगा बोल के। सर इनपुट में तो सर चला जा रहा है सर मेरा पैसा। हाँ, ये आपको डिसाइड करना है आप क्या करेंगे। मैं तो आपको इनपुट का क्रेडिट नहीं दूंगा, तो यू विल डिसाइड। मैंने तो बोला नहीं आपको लेना पड़ेगा भाई, लेगा और नहीं लेगा आप लेगा। जितना स्मॉल ट्रेडर है वो सब ये फॉलो करता है, बिकॉज ऑफ रीजन इज दैट इसका कॉम्प्लायंस बहुत टफ है नॉर्मल प्रोविजन में अगर जाओगे तो। दैट इज, ये जो मैंने दिया है ना, दैट इज अंडर नॉर्मल प्रोविजन। तो नॉर्मल स्कीम और ये कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है। यस सर। कॉम्पोजिशन स्कीम तभी जाओगे जहां पर आपको रिकॉर्ड बहुत कम मेंटेन करना है, तब, अदरवाइज नो। नॉर्मल स्कीम में टैक्स बियर करता है कौन? रेसिपिएंट। कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स बियर करता है सप्लायर। आप जाओगे और नहीं जाओगे आप कैलकुलेट करके देखो। आपको ऑप्शन मैंने दिया है, जिसके लिए एप्लीकेबल होगा ऑप्शन फॉलो करेगा। मैंने तो आपको बोला नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। यू आर एलिजिबल, करोगे और नहीं करोगे तुम्हारा प्रॉब्लम। तुम लोगों का बहुत सारे दोस्त क्लास नहीं करते हैं, तुम लोगों का दोस्त का बहुत सारा दोस्त बाहर कॉलेज में है, वो कभी बोला, वो बोला है यहाँ पर क्लास सर हम लोग आपका क्लास करना चाहता है। मैंने इसको तो ना नहीं बोला है, मैंने एलिजिबल बोला है। करेगा और नहीं करेगा उसका प्रेरोगेटिव, वहां पर तो मैं थोड़ी बोल सकता हूँ। कितना स्टूडेंट ऑफलाइन में बाहर से कॉलेज में से आके मेरा क्लास करने के लिए आता था। एजीसी बोस का एटलीस्ट 2-3 स्टूडेंट आता था मेरे क्लास करने के लिए। तो ये है। वो करेगा और नहीं करेगा उसका पर्सनल मैटर, ठीक है बेटा। यस सर। इसके साथ ही मैं बोल सकता हूं पूरा जीएसटी मेरा खत्म हुआ। जीएसटी में और मेरा कराने वाला कुछ नहीं है। आपका टैक्स खत्म किया, जीएसटी खत्म किया, और एक ही बाकी है, दैट इज कस्टम्स। वो खत्म हो गया तो आपका सिलेबस ओवर टैक्स का, ठीक है। यस सर। वाह वाह, कॉलेज खोलने से पहले टैक्स का सिलेबस खत्म। आराम से पढ़ाऊंगा आप इसके बाद कॉर्पोरेट। हाँ,